कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बिलाखिर हाथरस के मुतासरा खानदान से मुलाकात की। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बंद कमरे में मुतासरा खानदान से मुलाकात की। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मुतासरा खानदान से तकरीबन 50 मिनट तक बातचीत की। प्रियंका गांधी ने मुतासरा की वालिदा को गले लगाकर उनसे ताज़ियत का इजहार किया। राहुल और प्रियंका के साथ कांग्रेस लीडर वेणुगोपाल, अधीर रंजन चौधरी और पीएल पुनिया भी थे। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि वो यहां उनका दुख दर्द बांटने आए हैं। राहुल ने कहा कि वो मुतासरा खानदान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि मुतासरा खानदान अदालती जांच और अपने लिए सिक्योरिटी चाहता है। और उसके बाद उसके बच्चे का चेहरा भी नहीं देख पाए, उसे घर भी नहीं योगी आदित्यनाथ जी को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी और उनको समझना पड़ेगा। जहाँ ये अन्याय होगा हम वहाँ पहुँच के उस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और खड़े रहेंगे। और जब तक न्याय नहीं होगा तो न वो हमें रोक सकते हैं और न कोई और हमें रोक पाएगा। हाथरस के मुतासरा खानदान से उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला अविनेश कुमार अवस्थी और डीजीपी ने मुलाकात की। मुतासरा खानदान से मुलाकात के बाद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हाथरस केस में एसआईटी की जांच जारी है। उन्होंने कहा कि कसूरवारों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। एसीएस ने यह भी कहा कि हाथरस में सिक्योरिटी के इंतजामात बदस्तूर जारी रहेंगे। उन्होंने अवामी नुमाइंदों पर जोर दिया कि वो अमन अमान बरकरार रखने में इंतजामिया के साथ ताउन करें। उन्होंने ये भी कहा कि अवामी नुमाइंदे अगर मुतासरा खानदान से मुलाकात करना चाहें तो उन्हें इसकी इजाज़त होगी, लेकिन सिर्फ 5 अफराद को ही मुतासरा के घर पर जाने और मुलाकात की इजाज़त होगी। दुखद घटना है। परिवार के प्रत्येक सदस्य, उनके पिताजी, उनके भाई, छोटा भाई, उनके भाभी, उनकी बहन, उनकी माँ और जो भी सब घर परिवार में थे, एक एक से हम लोगों ने बात की है। हमने उन्हें आश्वस्त किया है कि जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करेंगे। जो भी क्षमता में होगा कठोरतम कार्रवाई करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी में स्वयं हमारे विभाग के, गृह विभाग के सचिव श्री भगवान स्वरूप हैं। उसमें डीआईजी लेवल के ऑफिसर श्री चंद्र प्रकाश जी हैं। उसमें एक महिला अधिकारी कमांडेंट पीएसी आगरा की पूनम जी हैं। एसआईटी ने अपना काम शुरू कर दिया है और परिवार वालों के बयान कुछ हद तक ले लिए हैं। एसआईटी की पहली रिपोर्ट कल 4 बजे शाम को शासन में प्राप्त हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही शाम को ही 2 घंटे के अंदर तत्कालीन जो एसपी हैं, तत्कालीन जो सीओ थे, तत्कालीन जो इंस्पेक्टर थे, सीनियर सब इंस्पेक्टर, हेड मोहर्रिर, इन सबको निलंबित करने का आदेश दिया। हाथरस इज्तिमाई आबरूरेज़ी मामले में पुलिस और रियासती हुकूमत के रवैये के खिलाफ इलाहाबाद में वाल्मीकि समाज ने ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी मुजाहरे में वाल्मीकि समाज ने अपने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। मुजाहरे में वाल्मीकि समाज से ताल्लुक़ रखने वाले तालीम याफ्ता अफराद ने शिरकत की। एहतजाज में बड़ी तादाद में ख़वातीन और तालिबात ने भी शिरकत की। इस मौके पर तालिबात ने अपने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। एहतजाज करने वाले अफराद ने हाथरस आबरूरेज़ी वाक़े के लिए रास्त योगी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया। ख़वातीन का कहना था कि योगी हुकूमत की तरफ से इज्तिमाई आबरूरेज़ी के हक़ाइक़ पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। हमें योगी सरकार पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हम चाहते हैं, जैसे उन्होंने रातों रात जला दिया, कहते हैं कि उनके साथ गैंगरेप नहीं हुआ, उसके साथ किसी भी प्रकार का उत्पीड़न नहीं हुआ, तो अचानक से रातों रात जो हिंदू धर्म के अनुसार रात को
अंतिम संस्कार नहीं किया जाता तो अचानक से रातों रात अंतिम संस्कार करने का मतलब ये है कि आप अपराधियों को बचाना चाहते हैं। आप सुशांत केस में आप सीबीआई जांच आज 3 महीने से कर रहे हैं, आप इस लड़की को अचानक से तुरंत रातों रात जला क्यों देते हैं? फिर भी शासन और प्रशासन की तरफ से उसको ये बात घोषित किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि नहीं, उसकी रेप नहीं हुई है, उसको केवल अमुक तरीके से मारा पीटा गया है, इसलिए जीप कट गई है। तो हमारी मांग ये है कि जब जांच में सामने आ गया है, जब लड़की ने खुद ही अपना बयान दे दिया है कि मरने से पहले कि मेरे साथ गैंग रेप 4 लोगों ने किया है, तो उसकी बात को ना मानते हुए इन लोगों ने उसका सही इलाज नहीं कराया प्रशासन शासन ने, और वो मर गई। जब मर गई तो 2-2.5 बजे रात में शासन और प्रशासन मिल करके उसकी मिट्टी को ले जा करके आग लगा देते हैं और उसके परिवार को नहीं देते हैं, उसके परिवार को बंधक बना के रखा गया। झारखंड के वज़ीर अक़लीती फलाह बहबूद हाजी हुसैन अंसारी का रांची के मेदांत अस्पताल में इलाज के दौरान इंतकाल हो गया। 73 साल हाजी हुसैन अंसारी कोरोना मुस्बत होने पर 23 सितंबर को अस्पताल में दाखिल कराए गए थे। कल उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन फेफड़े व दीगर मौलिक अमराज की वजह से उन्हें नहीं बचाया जा सका। झारखंड के वज़ीर अक़लीती फलाह बहबूद हाजी हुसैन अंसारी के इंतकाल से पूरी रियासत के अक़लीती तबकों में गम का माहौल है। जेएमएम अक़लीती मोर्चा के रियासती सदर हिदायतुल्लाह खान और बिहार कानून साज असम्बली के रुकन गुलाम रसूल बलियावी ने हाजी हुसैन अंसारी के इंतकाल पर दुख का इजहार किया। आपकी कमी हम लोगों को हमेशा खलती रहेगी। हाजी साहब जिस तरह से तमाम दुखी लोगों की आवाज़ बनकर सड़क से लेकर सदन तक अल्पसंख्यकों के मामलों को, ख़ास तौर से मुसलमानों के तमाम मसाइल पर जिस तरह से, जिस बेबाकी से आवाज़ उठाते आए, उनकी कमी हमेशा खलेगी। राज्य को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हाजी साहब के जाने से, हम सबों को बहुत क्षति हुई है। पहला चुनाव जीतने के बाद बिहार विधान सभा में शपथ लिया था और इस मर्तबा फिर दोबारा झारखंड विधान सभा के सदस्य रहे, फिर मंत्री रहे, और अल्पसंख्यकों के लिए उनके मन में जो और सरकार का जो एजेंडा था, अब आहिस्ते आहिस्ते वो लागू करने की तरफ बढ़े थे। बड़ी उम्मीद थी। ये एक अपूर्ण क्षति हुई है। इलाहाबाद में इनामी बदमाश रिजवान अहमद को पुलिस इनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। रिजवान को इलाहाबाद के शरंगवीरपुर के पास इनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया। पुलिस इनकाउंटर में रिजवान शदीद तौर पर जख्मी हो गया है। पुलिस के मुताबिक रिजवान के कब्जे से असलहा और कारतूस बरामद किए गए। रिजवान के खिलाफ मौमा थाने में कत्ल, लूट और दीगर संगीन जराइम के तहत मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक रिजवान अहमद कई बड़ी वारदातों में शामिल रहा है। ब्यूरो से सूचना मिली कि एक बदमाश कुछ घटना कारित करने के उद्देश्य से उस क्षेत्र में देखा गया है। पुलिस द्वारा त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए पिकेट लगाई गई और जांच पड़ताल की गई। इसी क्रम में जब बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो उसने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाब में पुलिस की ओर से भी फायरिंग की गई, जिससे बदमाश घायल हो गया। बदमाश के पास से एक अवैध तमंचा, चोरी की मोटरसाइकिल और कुछ कारतूस जिंदा और खोखे बरामद हुए हैं। बदमाश के ऊपर प्रयागराज के थाना मऊआयमा में लूट, हत्या के प्रयास और विस्फोटक अधिनियम के मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा जानकारी मिली है कि प्रतापगढ़ में भी इसके कुछ मुकदमे दर्ज है, वहां से वांछित भी है और इसके ऊपर कुछ इनाम की राशि भी है, जिसकी जांच की जाए। हिंदुस्तान की तारीख में जंग आज़ादी तहरीक की दास्तान और आपसी भाईचारे की बुनियाद को मजबूत करने में महात्मा गांधी की कुर्बानियां तारीख के सफ़हात में सुनहरे हरूफ में दर्ज हैं। लेकिन गांधीवाद के खिलाफ अब गॉडसेवाद को फ़रोग़ देकर इस मुल्क में गांधी की अहमियत को ख़त्म करने और गॉडसे को कौम परस्त साबित करने की कोशिश की जा रही है। इसी सिलसिले में हिंदू महासभा ने मेरठ में गॉडसे के नाम से एक यूट्यूब चैनल लॉन्च करके अपनी इन कोशिश को अमली जामा पहनाने की शुरुआत कर दी है। वहीं हिंदू महासभा की इन कोशिशों पर फिक्र जाहिर करते हुए समाजी और मिली शख्सियात ने इस तरह के मंसूबे पर अफसोस का इजहार किया है। गॉडसे नामक जो हमने यूट्यूब चैनल लॉन्च करा है, हम उसके माध्यम से घर घर तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जो गॉडसे ने गांधी का वध किया था उसके पीछे क्या क्या कारण रहे, क्या क्या उसकी वजह रही। और इस चैनल के माध्यम से हम देश भर को ये बताना चाहते हैं कि इस देश के अंदर गांधी वध की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसलिए हमने ये यूट्यूब चैनल लॉन्च करा। आज हम नफरत के दौर में जी रहे हैं, जहाँ हिंदुओं को मुसलमान और मुसलमानों को हिंदू अच्छे नहीं लग रहे हैं।
और इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टी द्वारा, जिससे नफरत के बीच जिन्होंने पाकिस्तान का निर्माण किया और भारत को बांटा वो दोबारा डाले जा रहे हैं। वो जो है जिस बात के लिए गांधी शहीद हो गए, जिस मोहब्बत के लिए, जिस भाईचारे के लिए, जिस हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उन्होंने जान दे दी, हिंदू कट्टरपंथी ने जान ले लिया, आज उसके मंदिर बनवाने की बात की जा रही है। तो कितने दूर निकल आए हम गांधी से। नाथूराम गोडसे का प्रचार कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये एक बड़े अफसोस की बात है कि हिंदुस्तान के लिए जिसने इतनी कुर्बानियाँ दी हों, महात्मा गांधी, जिसकी कल 2 अक्टूबर को जयंती थी, पूरी दुनिया के अंदर उसको जयंती मनाई गई थी, उसको मारने वाले नाथूराम गोडसे का ये चैनल अगर इस तरह से ये चलाएंगे तो मैं ये समझता हूँ कि जो कत्ल करने का जो ज़रिया, जो तरीक़ा इनका था, जो इन्होंने जुर्म किए हैं, उसका एक बिहार में अक़लियती वोटों को हासिल करने के लिए जेडीयू और आरजेडी के दरमियान इल्ज़ाम तराशी का दौर जारी है। जेडीयू के लीडरों ने साबका आरजेडी हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि आरजेडी लीडरों ने मुस्लिम वोटरों का इस्तेहसाल किया है और नीतीश कुमार ने इस मसले को हल किया है। और चाहे मदरसों का काम हो, उर्दू का काम हो, अमन व अमान का काम हो, फ़िरका परस्तों को रोकने का काम हो, तो इस काम को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी कम्युनिटी के लीडर्स, इंटेलेक्चुअल्स, उल्मा, तंजीमें, दानिश्वर, सियासतदां, उलमाए कराम अगर इस बात को हम कम्युनिटी को नहीं समझा पा रहे हैं तो नीतीश कुमार का नुकसान नहीं होने वाला है, ये नुकसान हमारी कम्युनिटी का होगा। इसलिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि रीच आउट किया जाए, तमाम इदारों के साथ बैठ करके बातचीत की जाए और ये उनके पास ये बताया जाए कि पिछले 15 वर्षों में जो नीतीश कुमार ने किया और जो लालू यादव ने किया उसका यानी आप उसका तकाबुल कीजिए, उसका कंपैरिजन करना चाहिए लोगों को और समझना चाहिए कि लालू जी ने किस तरह से धोखा दिया और नीतीश कुमार ने कितना काम किया। उधर आरजेडी ने जेडीयू के मुस्लिम लीडरों के बयान पर सख्त हमला किया। आरजेडी लीडर आरिफ हुसैन के मुताबिक मौजूदा हुकूमत अक़लियतों के फलाह के नाम पर सिर्फ बयानबाजी करती रही है। माइनॉरिटी का काम किया है, काम में विश्वास किया है, माइनॉरिटी हमारे साथ इंटैक्ट है और वो हमें वोट देगी, चूँकि वो जानती है कि मुल्क की सतह पे आइन की हिफाजत के लिए अगर हम खड़े हैं तो आरजेडी हमारे साथ खड़ा है, हमारे मसलों के साथ खड़ा है, हिंदुस्तान बचाने के लिए साथ खड़ा है, हिंदुस्तानी तहजीब को बचाने के लिए साथ खड़ा है। महाराष्ट्र की सियासी जमात एनसीपी अब कर्नाटक के इंतखाबात में भी हिस्सा लेगी। कारपोरेशन और बल्दियाती इदारों से अपनी इंतखाबी सियासत का आगाज करेगी। बेंगलुरु में एनसीपी अक़लियती सेल के रियासती सदर अताउल्लाह खान ने यह बात कही। शहर के थनीसुंदरा इलाके में एनसीपी ने अपने दफ्तर का इफ्तिताह किया और इस मौके पर इजलास मुनक़्क़िद हुआ। अताउल्लाह खान ने कहा कि शरद पवार की क़यादत वाली एनसीपी पार्टी कर्नाटक में गुज़श्ता कई बरसों से सरगर्म है, लेकिन अब तक पार्टी ने किसी भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। आने वाले दिनों में बेंगलुरु महानगर पालिका और दीगर शहरों के बल्दियाती इंतखाबात में एनसीपी अपने उम्मीदवार खड़े करने का फैसला लिया है। रियासत के मुख्तलिफ अजला में एनसीपी अपने तमाम यूनिट को मजबूत करते हुए आइंदा आने वाले इंतखाबात की तैयारी करेगी। मद्देनजर रखते हुए हमारी पार्टी जो है, हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट है श्री शरद पवार जी, उनका आभारी है कि उन्होंने खुद यहाँ पे कर्नाटक में इंटरेस्ट दिखाया है कि इसके बाद जो है कर्नाटक में नेशनल एनसीपी जो है टोटली एक्टिव रहेगी इंशाअल्लाह। और जो निचला भाग है, जैसे कि कर्नाटक का साउथ रीजन है, वहाँ पे थोड़ा इनएक्टिव थी। हालांकि वहाँ डिस्ट्रिक्ट में सारे मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, कमेटीज़ बनी हुई है सारी। वहाँ पे आप जो है ना दक्षिण कर्नाटक में जो है अभी हम लोग क्या है एक्टिव हो गए हैं। क्या करेंगे आप यहाँ पर? इंशाल्लाह हम लोग जो है यहाँ पे जो है ना हम लोग अपना जो मनसब जो है, हमारी जो आइडियालॉजी है पार्टी की, उसको हम प्रोपोगेंडा करेंगे और बताएंगे कि दूसरे मुख्तलिफ जो भी है, जो नेशनल पार्टीज है या रीजनल पार्टीज है, उनसे बेहतर हम लोग काम करेंगे यहाँ पे। और हमारा मंसूबा है कि यहाँ जिताना है और कम से कम एक 25-30 तक हम यहाँ पे हमारा इरादा मंसूबा है जिताने के लिए, और जीत के कारपोरेशन में ले कर वहाँ बिठाना है हमारे कारपोरेशन को पूरे को। और जो हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये ब्लॉक एरिया को हम सब एक % बनाकर, हमें ब्लॉक % बनाकर पार्टी बनाकर हमें सब यहाँ रेडी कर रहे हैं सब पूरा।
हमारे जनता के लिए, हमारे आम के लिए, सबके लिए भी कुछ अच्छा करना बोल के सोचे तो इंशाल्लाह करने की कोशिश करें तो कामयाब होने की उम्मीद रखते हैं सबसे भी। क्या प्रॉब्लम्स क्या हैं यहाँ? प्रॉब्लम तो बहुत कुछ है यहाँ पर, जैसे कि रोड़ा बराबर नहीं है, मुहैया नहीं है, कचरे का प्रॉब्लम है, लाइट का प्रॉब्लम है। जी ग्राउंड लेवल से तो काम शुरू हो गया है। पहली बात तो हाई कमांड से ऑर्डर जो है बहुत बड़ा ऑर्डर आकर है। एक तो ग्राउंड लेवल से काम जो शुरू करे हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी मिली है हमें। इस वक्त बड़ी खबर आपको दे दें, यूपी से आ रही है। हाथरस मामले में हाथरस केस की सीबीआई जांच होगी। जी हां, बड़ी खबर, हाथरस केस की सीबीआई जांच होगी। योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। बड़ी खबर इस वक्त की, हाथरस मामले में केस की सीबीआई जांच होगी। योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। बड़ी खबर इस वक्त की हाथरस से आ रही है। हाथरस केस की सीबीआई जांच होगी। योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। बड़ी खबर, हाथरस केस की सीबीआई जांच होगी। योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की दे दें, हाथरस मामले में काफी सियासी दबाव बढ़ा है और इस मामले में काफी गर्माहट को देखते हुए योगी आदित्यनाथ, वजीर आला यूपी योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। अब हाथरस केस की सीबीआई जांच होगी। आगे बढ़ते हैं, मुल्क के आईटी शहर बेंगलुरु में मास्क न पहनने वालों पर भारी जुर्माना आयद करने का सिलसिला शुरू हुआ है। अवामी मकामात पर मास्क न पहनने वाले हर शख्स पर 1000 रुपए का जुर्माना आयद किया जा रहा है। बेंगलुरु महानगर पालिका ने शहर के कोने कोने में मार्शल तैनात किए हैं। कई जगहों पर मार्शल और आवाम के दरमियान लफ्जी झड़प देखने को मिल रही है। वाज़ेह है कि कोरोना की वबा पर काबू पाने के लिए कर्नाटक हुकूमत ने मजीद सख्त कदम उठाए हैं। मुंह और नाक पर कपड़ा या मास्क न लगाने वालों पर बड़े शहरों में 1000 रुपये और छोटे शहरों और देही इलाकों में 500 रुपये जुर्माना आयद करने का ऐलान किया है। 1 अक्टूबर से भारी जुर्माना आयद करने का सिलसिला शुरू हुआ है। अवामी मकामात में समाजी फासला बरकरार न रखने वालों पर भी जुर्माना आयद किया जा रहा है। बेंगलुरु में कल एक ही दिन में बीबीएमपी ने 5,65,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया। समाजी तंजीमें आवाम से अपील कर रही हैं कि वो अपने घरों से मास्क पहनकर बाहर निकलें। इससे कबल बेंगलुरु और कर्नाटक के दीगर शहरों में मास्क न पहनने वालों पर 200 और 100 रुपये का जुर्माना आयद किया जा रहा था। अब जुर्माने की रकम को बढ़ाकर 1000 और 500 रुपये कर दिया गया। कर्नाटक रक्षणा वेदिके नामी समाजी तंजीम ने मास्क का इस्तेमाल न करने वालों के खिलाफ 1000 रुपये जुर्माना आयद करने के हुकूमत के फैसले पर नाराजगी का इजहार किया। कर्नाटक रक्षणा वेदिके के लीडर अशोक जैन ने कहा कि पहले से अवाम कोरोना वायरस और लॉकडाउन से संभल नहीं पाई है। ऐसी सूरत हाल में परेशान हाल अवाम पर जुर्माना के नाम पर बोझ आयद करना मुनासिब नहीं। कर्नाटक सरकार कौन जो मास्क नहीं डालते उनको 1000 रुपया वो सिटी में और जो खेड़े गांव में 500 रुपया ऐसा उनको पेनल्टी डालने के लिए घोषणा की है। ये सही नहीं है। अरे आजकल लॉकडाउन में, कोविड से लॉकडाउन में लोगों को मजदूरी नहीं मिल रही है करके खाने के लिए। 100 और 1000 रुपये कहाँ से लाएंगे और 500 रुपये कहाँ से लाएंगे? इसके पर आप खाली एसी में बैठ के ही ये सब फैसले करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मेरठ का मकबरा हजरत शाह पीर शाह तकरीबन 400 साल कदीम और तारीखी इमारत है। आसार कदीमा की महफूज इमारतों की फहरिस्त में शामिल ये इमारत लाल पत्थर और तर्ज तामीर के लिहाज से खासी अहमियत की हामिल है, लेकिन अब ये तारीखी निशानी देख रेख की कमी के सबब खस्ता हाली का शिकार है। ये तारीखी इमारत आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की लापरवाही का शिकार होकर अपना वजूद खोती जा रही है। पेश है मेरठ से खास रिपोर्ट। मेरठ की इस तारीखी निशानी और कदीम दरगाह की अहमियत का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि यह इमारत आसार कदीमा की फहरिस्त में महफूज तारीखी इमारत के तौर पर शामिल है। इसकी तारीखी अहमियत इस वजह से है कि लाल पत्थरों से तामीर ये मकबरा मुगलिया तर्ज तामीर का बेहतरीन नमूना है, लेकिन अब ये इमारत अपनी पहचान खोती जा रही है। मकबरा शाह पीर शाह में दरगाह की देखरेख करने वाले मुंतजमीन बताते हैं कि टूट रही तारीखी इमारत की तजदीदकारी को लेकर महकमे आसार कदीमा की लापरवाही मुगलिया दौर की इस निशानी के वजूद के लिए खतरनाक साबित हो रही है।
अब में और पहले में इतना फ़र्क आ चुका है कि अब इमारत जो है ना झरझर होने लगी है और यहाँ पर आने वाले अकीदतमंदों को भी डर रहता है कि कहीं कोई पत्थर ऊपर से आके हम पर ना पड़ जाए। अब ये देख लीजिए कि सामने ये जो दरगाह शरीफ है ऊपर जो गुम्बद जो है इसके अंदर भी दरार आ चुकी है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को ज़रा सा भी इसको एहसास नहीं है कि ये इमारत जो ऐतिहासिक इमारत है और ये हमारे हिंदुस्तान की धरोहर है, इसको हमें ना संभाल के रखें। बिल्कुल भी इनको परवाह नहीं है, न कोई यहाँ पर कोई चौकीदार है, वर्बली सिर्फ कागज़ों के अंदर है जो तनख्वाह उठाते हैं। जानकार खुद मानते हैं कि इस तरह की अहम निशानियां हमारा तारीखी सरमाया है। अकेली पूरी लाल पत्थर की बनी इमारत है और उसी शैली की है जिसमें कि दिल्ली और आगरा में लाल पत्थर से इमारतें बनी हुई हैं। तो इसको संरक्षण अति आवश्यक है, क्योंकि आगे आने वाली हमारी जो जनरेशन्स हैं आज से 50 साल बाद, या मैं तो कहूँगा जो परिस्थिति हो रही है आज के ज़माने में, अगले 20 साल बाद भी लोग ऐसी इमारतों को देख पाएंगे। ये मुझे आज बहुत बड़ा। वहीं महकमे आसार कदीमा के मकामी जिम्मेदारान इस मामले में कुछ भी कहने से बचते हैं, लेकिन अहम सवाल ये है कि बर्बाद हो रही इन तारीखी निशानियों के लिए जवाबदार कौन है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मीरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश असेंबली के ज़िमनी इंतखाबात की तारीख का ऐलान होते ही सियासी पार्टियों ने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। 28 सीटों के लिए होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए यूं तो अहम मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान है, मगर बीएसपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करके मुकाबला से रुखी बना दिया। मुस्लिम नुमाइंदगी के मुतालबे से मायूस मुस्लिम समाजी तंजीमों ने जहां इस बार नोटा की तरफ जाने का फैसला किया है, वहीं अगर 2018 के असेंबली इंतखाबात की बात करें तो इन 28 सीटों पर 45,000 वोटरों ने नोटा का बटन दबाया था। मध्य प्रदेश की 28 असेंबली सीटों के ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां पूरे शबाब पर। तारीख का ऐलान होने के बाद सारी पार्टियां, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, बहुजन समाज पार्टी की बात करें, बीजेपी की बात करें, सब ने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। लेकिन तमाम पार्टियों की अगर हम बात करें तो इसमें कहीं भी मुस्लिम नुमाइंदगी का जिक्र नहीं हो रहा है। हमारे पीछे मुस्लिम नुमाइंदों के जहत यहाँ पे सरबराह मौजूद हैं। आज इनकी मीटिंग हुई। आज भी जानते हैं कि आप लोगों की जो मीटिंग हुई है, मीटिंग में क्या तय किया गया? क्या आप लोग सारी पार्टियों को, सारी चीज़ों को भूलते हुए फिर से वोट डालेंगे या आपका अलग कोई लाइन ऑफ एक्शन होगा? जब कोई पार्टी हमारे साथ ही नहीं है तो हम वोट क्यों डालें? हमारा तो सिर्फ एक ही मकसद है। अब जब हमारी मुस्लिम कम्युनिटी की या दूसरे अल्पसंख्यक लोगों की जब नुमाइंदगी नहीं हो पा रही है तो हम क्यों इनकी तरफ मुतवज्जे हों? और अब हमारा यही एक प्लान बन चुका है कि जब साफ तौर पे कहूँ तो नोटा बड़ी पावरफुल है। जब बीजेपी बन सकती है तो गिर भी सकती है और दूसरी पार्टियां भी गिर सकती हैं। अब हमारी मुहिम इसी तरह से है कि हम सीधे अब नोटा की तरफ मुतवज्जे होंगे और हमारे लोगों को इसके लिए आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हमारी एक ये मुहिम शुरू हुई है इस जगह से, इकबाल मैदान से, हर घर घर तक जाएगी और उन लोगों को एक बात समझाएगी, जब ये हमारी नुमाइंदगी नहीं कर सकते तो इनको वोट देने का भी हमको कोई हक नहीं है। हम सीधे वोट नोटा की तरफ मुतवज्जे करके इन लोगों के लिए, जब इन लोगों को बना नहीं सकते तो गिरा तो सकते हैं, बना सकते तो गिरा सकते हैं। क्या वजह है कि आपको बात सुनी नहीं जा रही है? देखिए, ये साफ जाहिर हो चुका है कि दोनों जो बड़ी पार्टी हैं देश की, उन्होंने खासतौर से मुस्लिम समाज को नज़रअंदाज कर दिया है पूरी तरह। और अब हमारा समाज और हम लोग अब किसी धोखे में नहीं रहना चाहते और अब हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हम अब पूरी तरह नोटा पे जाएंगे। अगर हमको और नज़रअंदाज किया गया और नोटा हरा भी सकता है और जिता भी सकता है, दोनों तरह का रोल अदा कर सकता है नोटा पे डालना। तो हमारा यही आग्रह है कि हमें नज़रअंदाज ना किया जाए। नज़रअंदाज ना किया जाए तो सवाल आप लोग बार बार यही बात कहते हैं, क्या वजह है, क्यों आप लोगों को नज़रअंदाज किया जाता है? सब पता ये है कि हम लोग वोट डालते हैं, लाइनों में लगते हैं, लेकिन हम लोगों को कोई परवाह, बहुत ध्यान नहीं दिया जाता हम लोग को। हमारे इधर की सबसे मेन मुद्दा तो आजकल ये चल रहा है कि आजकल की हमारी जो लेडी जो औरतें वही सुरक्षित नहीं है। मोदी कह रहा है हमें गाय बचाना है, लेडीज नहीं बचाना है। आज के इन पेपर में मैंने पढ़ा था कि मोदी बोल रहे हैं जब हमें गाय को भी बचाना है, हम सबका अधिकार भी देना है। सवाल यह है कि जब आप तमाम चीज़ों की हम बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं, जब आपकी नुमाइंदगी की जो है नहीं हो रही है तो सवाल यह है कि आपकी बात असेंबली में कौन करेगा? देखिए, मैं मुहब्बान भारत की तरफ से भोपाल आज इकबाल मैदान में खड़े होकर आपको ये बताना चाहता हूँ
कि हमारी एक मुहिम है कि अगर हमारे अल्पसंख्यक में से किसी को नुमाइंदगी नहीं दी जाती है तो आज हम यहाँ पे शपथ लेते हैं कि हम नोटा के ऊपर जोर देंगे और मतदाताओं के घर जा जाके उनको मतदान के लिए तो उनको उत्साहित करेंगे क्योंकि ये हमारा अधिकार है, लेकिन हम उनको ये कहेंगे कि अगर हमारी नुमाइंदगी नहीं तो हर शख्स जाके नोटा का बटन दबाए। अगर हम इनको जिता सकते हैं तो हम इनको हरा भी सकते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे मुस्लिम तंजीमों के जो नुमाइंदे हैं, चाहे मुझमें महिबान भारत की बात करें, जो है APJ कलाम सेंटर की बात करें या दूसरी तंजीमों की बात करें, जो यहाँ पे नुमाइंदे मौजूद है, इनका मानना है कि अगर पार्टियां हमें नुमाइंदगी नहीं देती तो इलेक्शन कमीशन ने जो उनको एक हक दिया है नोटा का, तो वो जो है 28 सीटों में जाएंगे, वहाँ पे प्रचार करेंगे, वोट डालने की बात जरूर करेंगे, लेकिन वोट डालने में नोटा के इस्तेमाल करने की बात करेंगे, क्योंकि इनका कहना है अगर नुमाइंदगी नहीं तो हम इन पार्टियों के साथ अब जाने को तैयार नहीं है। कैमरामैन उबैद खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।